बात है मुंबई की। उस दिन तारीख थी 26 अक्टूबर 2013। रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। चेंबूर थाने के सब इंस्पेक्टर हनुमंत पाटिल सिपाहियों के साथ गश्त पर निकले हुए थे। गश्त करते हुए जब वे चरई तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर कुछ लोगों की भीड़ जमा है। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो पता लगाने उन लोगों के पास पहुंचे तो पुलिस को देखकर भीड़ किनारे पर हो गई और जो उन्होंने देखा वो शॉक्ड कर देने वाला था। उस भीड़ के बीचों बीच प्लास्टिक की एक थैली में लाल कपड़ों में लिपटा हुआ हाथ और बिना सिर के एक इंसानी धड़ पड़ा हुआ था। देखने में वह धड़ किसी महिला का लग रहा था। चूंकि मामला हत्या का था, इसलिए सब इंस्पेक्टर ने फौरन इसकी खबर सीनियर इंस्पेक्टर प्रहलाद पानसकर को कर दी और थोड़ी ही देर में सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। अभी सिर्फ धड़ ही मिला था, हाथ पैर और सिर का कुछ पता नहीं था। तालाब में बाकी अंगों की काफी देर तक तलाशी चलती रही, लेकिन बाकी अंग नहीं मिले। हत्यारा जो भी था काफी शातिर था। उसने खुद को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने लाश की शिनाख्त छिपाने के लिए उसके टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए थे। वहां जमा भीड़ से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो थैला तालाब से एक लड़के ने निकाला था जो कि वहां घूमने आया था। पुलिस ने उस लड़के से इस बारे में सवाल किया तो उसने बताया कि वो अक्सर मन बहलाने तालाब किनारे आया करता है। उसने बताया कि आज वो थकान उतारने के लिए तालाब के पानी में जाकर खड़ा हो गया था। तभी उसे लगा कि उसके पैरों के पास कोई भारी पार्सल जैसी चीज पड़ी हुई है। उसने ध्यान से देखा तो सचमुच वो प्लास्टिक की थैली में लिपटा हुआ एक बड़ा सा पार्सल ही था। उसने ये देखने के लिए कि उसमें क्या है उसे पानी से बाहर निकाला तो उसमें से ये इंसानी धड़ निकला। खैर, पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद धड़ को हॉस्पिटल भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस इस बात पर गौर करने लगी कि आखिर इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि सिर्फ धड़ से लाश की शिनाख्त नहीं हो सकती थी और शिनाख्त के बिना जांच को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं था। बहरहाल सीनियर इंस्पेक्टर ने एक पुलिस टीम गठित की और इसकी कमान इंस्पेक्टर सुभाष खानविलकर को सौंप दी। पुलिस इस केस पर आगे बढ़ ही रही थी कि मरने वाली महिला के हाथ पैर और सिर भी बरामद हो गए। हाथ और सिर चेंबूर टाबे के जीटी तालाब में मिले और पैर चेंबूर की सेल कॉलोनी से। पुलिस ने इन्हें भी कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भिजवा दिया और डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये अंग और पहले मिला धड़ एक ही महिला के हैं। अब पुलिस लाश की शिनाख्त में जुट जाती है। पुलिस ने आसपास के सभी थानों से पता किया कि कहीं किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की गई है। साथ ही पुलिस ने मुंबई से निकलने वाले सभी अखबारों में महिला का हुलिया छपवाकर शिनाख्त की अपील की। 2 दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन पुलिस अभी तक लाश की शिनाख्त में भी कामयाब नहीं हो पाई थी। मुंबई की क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा था। विक्टिम कौन थी, कहाँ रहती थी और उसका कातिल कौन है, ये सारे सवाल अभी सिर्फ सवाल ही थे। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। पुलिस मुंबई के हॉस्पिटल, डॉक्टरों, कसाईयों और पेशेवर अपराधियों की कुंडली खंगाल रही थी, क्योंकि विक्टिम की हत्या करके जिस तरह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए थे, ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि ये काम किसी पेशेवर का हो सकता है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस ने 14 साल के एक ऐसे लड़के को ढूंढ निकाला जिसने उस आदमी को देखा था जो धड़ वाला पार्सल चरई तालाब में फेंक गया था। पूछताछ में उस लड़के ने बताया कि उस रात 9:30 बजे के आसपास वो तालाब किनारे बैठा ठंडी हवा का मजा ले रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया। उसके हाथ में प्लास्टिक का एक बड़ा सा थैला था जिसमें लाल रंग के कपड़े में लिपटा एक बड़ा सा पैकेट पार्सल जैसा कुछ था। उस शख्स ने उससे वो पार्सल पानी में फेंकने के लिए कहा। इसके लिए वो उसे कुछ पैसे भी दे रहा था। पैकेट काफी भारी भरकम था और गर्म भी था। पूछने पर उस आदमी ने बताया कि इसमें पूजा पाठ का सामान है और कुछ ईंटें हैं। सामान अभी ताज़ा है इसलिए गर्म है। जो कि पैकेट भारी था, इसलिए लड़के ने उसे पानी में फेंकने के लिए और पैसे मांगे। पैसे कम कराने के लिए वो लड़के से कुछ देर झिक झिक करता रहा। जब वो लड़का कम पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ तो उसने खुद ही जाकर पानी में वो पार्सल डाल दिया और जिस ऑटो रिक्शा से आया था उसे में बैठकर वापस चला गया। पुलिस ने उस लड़के से ऑटो ड्राइवर का हुलिया पूछा और फिर वो ऑटो ड्राइवर को ढूंढने में लग गई। जल्द ही पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकाला। पुलिस ने उसे थाने लाकर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो आदमी उसके ऑटो में चेंबूर के सुभाष नगर वस्ता से बैठा था और वापस उसने उसे उसी जगह छोड़ दिया था। ऑटो ड्राइवर ने यह भी बताया कि वो आदमी हिंदी और साउथ इंडियन भाषा मिलाकर बोल रहा था। ऑटो ड्राइवर ने उस आदमी का जो हुलिया बताया था
वो लड़के द्वारा बताए गए हुलिये से मेल खा रहा था। इसके बाद पुलिस की जांच का रुख साउथ इंडियन बस्तियों और साउथ इंडियन लड़कों की तरफ हो गया। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर और लड़के द्वारा बताए हुलिये का स्केच बनवाकर सभी साउथ इंडियन बस्ती और सुभाष नगर में लगवा दिए। ये सब करने में इसी तरह से 2 दिन गुजर गए, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस को इससे भी कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस निराश नहीं हुई, बल्कि सरगर्मी से जांच करने में जुटी रही। पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के लिए कड़ियां जोड़ ही रही थी कि उसे थाना साकीनाका से एक ऐसी खबर मिली जिससे लगा कि अब उसे कातिल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। 4 नवंबर 2013 को दीपावली का दिन था। उसी दिन साकीनाका पुलिस ने फोन द्वारा खबर दी कि चरई तालाब में मिले धड़ वाली महिला का जो हुलिया बताया गया था, उस हुलिये की महिला की मिसिंग रिपोर्ट उनके थाने में दर्ज कराई गई है। थाना साकीनाका में जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, वो गुमशुदा महिला की बहन सुहासिनी प्रसाद हेगड़े ने दर्ज कराई थी। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर सुभाष ने सुहासिनी से राब्ता किया और उन्हें थाने बुलाकर टुकड़ों में मिली लाश के फोटो दिखाए, तो फोटो देखते ही वो रो पड़ी। वो लाश उनकी बहन कांता करुणाकर शेट्टी की थी, जो 29 अक्टूबर 2013 से गायब थी। कर्नाटक की रहने वाली कांता शेट्टी अपने 14 साल बेटे के साथ साकीनाका की एक कॉलोनी में रहती थी। वो फैशन डिजाइनर थी। 2 साल पहले उसके पति ने कारोबार में घाटा के चलते सुसाइड कर ली थी। सुहासिनी ने बताया कि कांता का चेंबूर के रहने वाले किसी लड़के से अफेयर चल रहा था। 29 अक्टूबर की शाम कांता घर से निकली तो फिर लौट के वापस नहीं आई। पूरी रात उसका बेटा उसका इंतजार करता रहा। उसके बेटे ने सुबह सुहासिनी को फोन कर बताया कि माँ रात को वापस नहीं आई है। सुहासिनी थोड़ी ही देर में कांता के घर जा पहुंची और बच्चे को लेकर कांता शेट्टी की तलाश में निकल गई। जहां जहां कांता के मिलने की संभावना थी, सुहासिनी ने उसकी तलाश की, लेकिन जब कहीं से भी उन्हें कांता के बारे में जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने साकीनाका थाने जाकर कांता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुहासिनी की बातों से पुलिस का शक उस लड़की की तरफ जाता है जिससे कांता का अफेयर चल रहा था। खैर, पुलिस ने कांता के बारे में जरूरी जानकारी लेने के साथ उसके घर की भी तलाशी ली कि शायद उस लड़के के बारे में कोई क्लू मिल जाए, लेकिन काफी मेहनत के बाद कांता के फ्लैट से ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे उस लड़के के बारे में कुछ पता चलता। हाँ, कांता का मोबाइल उसके फ्लैट पर ही पड़ा मिला। ये शायद इत्तेफाकी था कि उस दिन वो अपना मोबाइल साथ नहीं ले गई थी। पुलिस ने कांता के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उस नंबर से सबसे ज्यादा जिस नंबर पर बात हुई थी वो नंबर प्रभाकर नामी किसी शख्स का था। पुलिस ने जब उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो सुभाष नगर में बिल्डिंग नंबर 6M224 आचार्य मार्ग जोड़ी चेंबूर में रहता है और चेंबूर जिमखाना के रेस्टोरेंट केवी में मैनेजर है। सबसे पहले तो पुलिस ने प्रभाकर के नंबर पर राब्ता करना चाहा, लेकिन नंबर बंद होने की वजह से उससे राब्ता नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके घर और रेस्टोरेंट पर छापा मारा, लेकिन पुलिस को वो दोनों जगह पर नहीं मिलता है। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस टीम ने सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी, साथ ही मुखबिरों को भी लगा दिया गया। आखिरकार 8 नवंबर 2013 को पुलिस ने मुखबिरों की ही सूचना पर घाट कोपर की एक इमारत से प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो जल्द ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इस हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ यूं थी। 23 साल प्रभाकर शेट्टी कर्नाटक के जिला उडुपी के गांव इन्ना का रहने वाला था। पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में वो मुंबई आ गया और थोड़ी भाग दौड़ के बाद एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिल गई। तकरीबन 1.5 साल पहले प्रभाकर की कांता से मुलाकात कर्नाटक से मुंबई आते समय ट्रेन में हुई थी। ट्रेन में दोनों की सीटें ठीक आमने सामने थी। सफर के दौरान दोनों का आपस में परिचय हुआ। इसके बाद बातचीत शुरू हुई तो मुंबई पहुंचते पहुंचते दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए। दोनों ने एक दूसरे से अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर तो ट्रेन से उतरते उतरते दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। चूंकि कांता अपने बेटे के साथ अकेली ही जिंदगी गुजार रही थी, प्रभाकर की इस मुलाकात ने उसके दिल में मोहब्बत के फूल खिला दिए। दूसरी तरफ प्रभाकर का भी यही हाल था। बातचीत का ये सिलसिला धीरे धीरे मेल मुलाकात में तब्दील हो गया। उन्हें जब भी मौका मिलता वो अपनी जिस्मानी भूख मिटाने लगे। कांता प्रभाकर में कुछ इस तरह खो गई कि वह खुद को प्रभाकर की पत्नी समझने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो प्रभाकर से शादी करने की जिद करने लगी, लेकिन प्रभाकर कांता की तरह उसके प्यार में पागल नहीं था। वो पढ़ा लिखा होशियार शख्स था। वो कांता को लेकर सीरियस नहीं था। वो भौरे की तरह था। उसे लगता था कि अगर वो एक विधवा से शादी कर लेगा तो उसके माँ बाप की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए जब भी कांता उस पर शादी के लिए जोर डालती वो बड़ी ही होशियारी से टाल जाता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा।
एक दिन कांता को कहीं से खबर मिलती है कि प्रभाकर माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा है। ये जानकर उसे झटका सा लगा। उसने जब इस बारे में प्रभाकर से बात की तो उसने बड़ी लापरवाही से कहा कि ये तो एक दिन होना ही था, माँ बाप चाहते हैं तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। जब कांता ने उसे उसका वादा याद दिलाया कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, तो प्रभाकर ने कहा कि माँ बाप से बढ़कर तुमसे किया गया वादा तो नहीं हो सकता। ये कहकर प्रभाकर ने बात खत्म कर दी, लेकिन कांता ये सुनते ही आपे से बाहर हो गई। उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वह उसके गांव जाकर उसके माँ बाप को सारा सच बता देगी, और इससे भी बात नहीं बनी तो वो कानून का सहारा लेगी। कांता की इस धमकी से प्रभाकर के होश उड़ गए। उस वक्त तो उसने कांता को किसी तरह समझा दिया, लेकिन वो मन ही मन काफी डर गया था। उसे लगा कि जब तक कांता जिंदा रहेगी वो इज्जत की जिंदगी नहीं जी पाएगा, इसलिए उसने कांता को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। 29 अक्टूबर 2013 को शाम को कांता ने प्रभाकर को फोन करके कहा कि कहीं चलते हैं, तुम मेरे घर आ जाओ। लेकिन प्रभाकर ने उसके घर जाने के बजाय कांता को ये कहकर अपने घर बुला लिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसके घर आ जाए। प्रभाकर की तबीयत का सुनकर कांता परेशान हो उठी। वो जल्दी से तैयार हुई और प्रभाकर के घर के लिए निकल गई। इसी जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल फोन भी ले जाना भूल गई। जिस वक्त कांता प्रभाकर के घर पहुंची, वो बीमारी का बहाना बनाकर बेड पर लेटा हुआ था। कांता उसके पास बैठ गई तो प्रभाकर उसे खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगा। इसके बाद प्लान के मुताबिक प्रभाकर ने कांता से संबंध बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। कांता जब तैयार हो गई तो उसने उसे बाथरूम चलने को कहा। कांता खुशी खुशी बाथरूम चलने को भी तैयार हो गई। इसके बाद दोनों बाथरूम गए। प्रभाकर ने संबंध बनाने के दौरान ही पहले से बाथरूम में छिपा कर रखे चाकू से उसका गला काट दिया। कांता की मौत के बाद उसने उसके टुकड़े किए और प्लास्टिक के थैले में लपेटकर अलग अलग जगहों पर फेंक आया और वापस आकर बाथरूम को अच्छे से धोकर सारे सुराग मिटा दिए। बहरहाल प्रभाकर अभी जेल की सलाखों के पीछे है। प्रभाकर ने माँ बाप की जिस इज्जत को बचाने के लिए कांता से पीछा छुड़ाने के लिए उसके खून से अपने हाथ रखे, जेल जाने के बाद आखिरकार उसकी वो इज्जत खाक में मिल ही गई। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।